हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हार्मोन। ठीक है, ध्यान से देखो ये हार्मोन होता क्या क्या है। तो आज हम लोग तीन पार्ट्स के विषय में डिस्कस करेंगे। एक है जो इसको कहते हैं आने की सबसे ऊपर वाला भाग है, ठीक है, अस्कल है, इसी का तीन पार्ट्स है, इसी के विषय में डिस्कस करेंगे। एक जो कहलाता है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, दूसरा जो कहलाता है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी, और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं लोग पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, तो देखो ये ब्रेन को अगर हम लोग डायग्राम को ऐसे रफली के लिए देख लेते हैं तो ये कहाँ पे मिलता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है इधर से ऐसे करके बना हुआ रहता है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कौन सा पार्ट होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, उसके बाद थैलेमस होता है यहाँ पे, और उसी के जस्ट नीचे होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस हाइपोथैलेमस वाले रीजन के विषय में देखेंगे। और दूसरा नंबर पे यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का देखेंगे, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो होता है इधर, इसको हम लोग बोलते हैं पाइनियल ग्लैंड। ठीक, तो चलो करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको एक डिवीजन में देखा जाता है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक वाला हिस्सा ऐसे मान लो, ठीक है, इसको ऐसे कुछ मानेगा नहीं, लेकिन ऐसे इसको देख करके याद रखना केवल। ठीक, तो इधर वाला हिस्सा जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इधर वाला हिस्सा जो होता है ये एक ही पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इधर अगर एक ही पार्ट्स में डिवाइड होता है और इधर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसका रीजन क्या है इसको समझो। इधर जो पूरा दोनों मिला करके होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, और इधर जो होता है एक अकेले हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्स डिस्टलिस, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे पार्स डिस्टलिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स किसके अंदर आ गया, तो ये दोनों पार्ट्स इसके अंदर आ जाता है। अब पार्स नर्वोसा जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आता है, तो ये न्यूरो हाइपोफिसिस के अंदर एक अकेले होता है। ठीक, तो ये कभी कभी सवाल कर देता है, लेकिन इसको ध्यान में उतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो सवाल क्या बनता है, इंपॉर्टेंट, इसको समझो। ये तीनों पार्ट्स जो होता है, ये तीनों पार्ट्स क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक, उसमें से ये वाला जो होता है पार्स इंटरमीडिया, ये सबसे कम हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये मात्र एक ही हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं क्या, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब इस हार्मोन का सिर्फ एक ही जगह पे रोल होता है। ठीक है, तो इसका रोल किस चीज में होता है, तो ध्यान से देखो, इसको स्किन का पिगमेंटेशन। ठीक है, तो पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है इसको समझना होगा। ठीक, यहाँ पे देखो स्किन का पिगमेंटेशन का मतलब अगर नॉर्मली देखेगा, जब हम बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, ठीक है, हमको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है, टेंशन में नहीं होते हैं, तो हम पूरा नॉर्मल सांस लेते हैं, धड़कन होता है, सब जो होता है ये नॉर्मली धड़कता है। ठीक है, लेकिन जब किसी स्ट्रेस कंडीशंस में आते हैं तो उस कंडीशंस में देखते हैं जो सांस लेने का रेट होता है ये बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। ठीक है, फेस में जो होता है ये बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगता है, ये सब मतलब डर का एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पिगमेंटेशन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखेगा तो कभी सो के उठ के देखेगा तो फेस में जो होता है ये बहुत ऑयली प्रोडक्ट रिलीज होता है, इसकी वजह से फेस जो होता है चिपचिपा दिखता है। लेकिन जब नॉर्मली नहाने के बाद हम लोग देखते हैं तो कैसा होता है, फेस जो होता है बहुत अलग तरह से दिखता है। तो इस तरह से जो होता है किसी भी तरह के पिगमेंटेशन का चेंजिंग आता है अगर स्किन पे, तो इसका रीजन कौन होता है, तो ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे आता है पार्स नर्वोसा। ठीक है, ये दो हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है, और इसका जो रोल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखना होगा कैसे, इसको समझो। एक हार्मोन जो होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्स डिस्टलिस को। अब रीजन क्या होगा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जो होता है यहाँ पे फंक्शंस को मैच कर जाएगा और उसको समझने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये जो हार्मोन को रिलीज करता है इसको समझो। तो ये LH जो होता है और FSH जो होता है, ये दोनों कौन सा हार्मोन कहलाता है,
ये दोनों गोनेड्स का हार्मोन कहलाता है, ठीक है। गोनेड्स कहने का मतलब होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो ये दोनों गोनेड्स के एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो जब ये गोनेड्स को रेगुलेट करने का काम करेगा तो इसको कौन सा हार्मोन बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं गोनेडोट्रोपिन बोल सकते हैं। जब ये गोनेडोट्रोपिन कहलाता है तो रोल देखो इसको, अगर ये फीमेल के केस में आता है तो एलएच का रोल और एफएसएच का रोल अलग होता है। कैसे होता है इसको देखना होगा। यहां से क्या होगा, फाइनली यहां से ओवम रिलीज होगा, ठीक है। तो ओवम रिलीज होगा तो यहां से ओवम को रिलीज होने में कौन किसका रोल आ गया, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ एलएच का रोल आता है यहां से निकालने में। जब ये यहां से निकलेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कुछ जगह तक लेके आ जाएगा, टूट जाएगा। तो इस जो टूट जाएगा इस जगह को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को लाइनिंग को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, तो ये एलएच ही काम करता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, इधर जो होता है एरिया जहां पे नहीं टूटता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो इस ओवेरियन फॉलिकल्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे जो होता है ये एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है। तो इसको ध्यान रखेगा कि ये फीमेल में कैसे अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है और मेल में कैसे अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों का रोल कहाँ पे आ गया, मेल के केस में, तो मेल में क्या होता है इसको बोलते हैं लोग टेस्टिस। अब टेस्टिस में होगा क्या, यहाँ पे एक तो एंड्रोजिन हार्मोन का क्या होना, सिंथेसाइज होना, और यहाँ से दूसरा की सीक्रेट होना। तो इसके लिए कौन एलिजिबल होता है, तो इसके लिए एलिजिबल जो होता है सिर्फ एलएच होता है, ठीक। लेकिन अगर इसमें बात करते हैं स्पर्म का, जैसे यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स बनता है तो कौन जाता है यहाँ पे, यहाँ से ओवम चला गया, उसी तरह से यहाँ से क्या चला जाएगा, स्पर्म चला जाएगा। तो स्पर्म अगर जाएगा इस तरह से तो इस स्पर्म को बनाने में जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यहाँ पे ये एलएच एंड एफएसएच ये दोनों का रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सवाल बनता है कि ओवुलेशन में कौन रोल प्ले करता है, एक मात्र एलएच करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे दोनों मिल करके एलएच और एफएसएच परफॉर्म करता है। तो ये था मेन बेसिक डिफरेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, एलएच एंड एफएसएच। बाकी जो है इसको यहाँ से आसानी से समझ आएगा। देखो ये है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन का रोल जो होता है ये बहुत अलग होता है। अगर किसी के अंदर इसका सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो उसका ग्रोथ क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और किसी के अंदर इसका सिक्रीशन कम हुआ तो इसके वजह से उसका हाइट जो होता है ये बहुत कम होता है, ठीक। तो अगर देखो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाता है, अगर कम हुआ तो इसको बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ, ज्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं अबनॉर्मल ग्रोथ। अबनॉर्मल ग्रोथ में दो कंडीशंस है, अगर किसी चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, गिगाटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर मिडिल एज यानी कि बड़ा आदमी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमिगली। इस केस में से अधिकतर जो होता है फेस जो होता है ये इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि अगर बड़ा आदमी के अंदर सिक्रीशन ज्यादा हो गया ग्रोथ हार्मोन को तो इसको बोलेंगे एक्रोमिगली, और बच्चा के अंदर हो गया तो इसको बोलेंगे गिगाटिज्म, ठीक है। इसमें अधिकतर कंफ्यूज करता है सर, दोनों तो हाई सिक्रीशन की वजह से होता है, तो हाई सिक्रीशन की वजह से होता है, लेकिन रीजन क्या, एक बड़ा आदमी और एक छोटा आदमी, ठीक। अब ध्यान से देखो, प्रोलैक्टिन को इसके साथ बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है इसका मेन रोल कहाँ पे होता है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। अब इस ग्लैंड में हार्मोन का बनना और हार्मोन को सीक्रेट होना, इसके लिए एलिजिबल कौन होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड के लिए एलिजिबल होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान से देखो ACTH, इसका जो रोल होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इस तरह से बना हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी, और किडनी के जस्ट ऊपर में एक छोटा सा भाग होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा, फुल फॉर्म होता है इसका एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक।
तो यहाँ जो होता है ये सबसे आउटर पार्ट होता है, ये कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, तो एड्रिनल मेड्यूला अलग हार्मोन को रिलीज करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये रिलीज करता है अलग हार्मोन को, इसी को बोलते हैं कोर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो ये कोर्टिकॉइड्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया, ये हो गया एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आगे यहाँ पे और बताएंगे कि मेड्यूला जो होता है एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन इसको सीक्रेट करता है, बस केवल यहाँ पे इसी को ध्यान रखेगा कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो प्रोलैक्टिन। देखो प्रोलैक्टिन जो होता है इसका अलग फंक्शंस क्यों है, ये प्रोलैक्टिन जो होता है ये करता क्या है, ये मेमोरी ग्लैंड यानी कि फीमेल के अंदर, ये अगर मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, तो इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे इसमें इसका डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक, ध्यान से समझेगा, इसका डेवलपमेंट में यानी कि छोटा से बड़ा होना सभी फंक्शंस में क्या किया, इसका डेवलपमेंट के सभी फंक्शंस में रोल प्ले करता है। उसके बाद इसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन तक भी इसका रोल आता है। ठीक है, ध्यान से समझो, मिल्क को प्रोड्यूस भी करता है। लेकिन ध्यान से देखो, ये दो काम तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये यहाँ से क्या करता है, बना हुआ मिल्क को बाहर भेजने के काम कौन करवाता है, तो ये ऑक्सीटोसिन करता है। इसीलिए इसको बोले थे, बाद में बताएंगे। देखो ऑक्सीटोसिन का रोल, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये सभी स्मूथ मसल्स में रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मान लो वाटर, ठीक है, क्या होगा, ये बहुत स्मूथ मसल्स होता है, यहाँ से स्पर्म का बाहर जाना, यहाँ से ओवम का बाहर जाना, और यहाँ से वाटर यूरिन का बाहर जाना, ये सभी जगह पे किसका रोल आता है, तो जितना भी स्मूथ मसल्स आएगा वहां पे रोल होगा ऑक्सीटोसिन को। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ से क्या करती है, मिल्क को बाहर इजेक्ट करने के काम करता है। ठीक है, जबकि मिल्क को बनाता कौन है, तो ये प्रोलैक्टिन। तो इसी को ध्यान रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को ज्यादा इंटरकनेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे तो मिल्क इजेक्शन लिखा हुआ है, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है, देखो जब डिलीवरी का समय होता है, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ बाद क्या होता है, वहां से जो होता है ये स्टोमक में बच्चा रहता है, वो कहाँ चला जाता है, ये बाहर होने के लिए रेडी हो जाता है। तो उस समय ये जाता कहाँ पे, ये यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये बहुत मतलब इतना ज्यादा स्पेस यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं होता, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से होता है, तो इसी ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है डिलीवरी के समय। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का रोल जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान से देखो वेसोप्रेसिन, देखो वेसोप्रेसिन का बेसिकली जो रोल है ये कहाँ का रोल है, तो इसका किडनी के अंदर का रोल है। ठीक है, अब किडनी के अंदर होता क्या है, किडनी के अंदर यूरिन बनता है। ठीक है, अब यूरिन बनता है तो इस यूरिन में होता क्या है, वाटर का लॉस अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये वाटर को अधिक लॉस होने से क्या करता है, ये बचाने के काम करता है। ठीक, वेसोप्रेसिन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उस तरह से देखेगा तो आगे मिल जाएगा, रिसोर्सेस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब का फंक्शन है, पर इसका मेन जो था इसको ध्यान से इस तरह से रख लेगा। अब इसके बाद जो आता है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये कंप्लीट खत्म हो जाता है। ये था सबसे बड़ा ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। अब इसके बाद देखो पाइनियल ग्लैंड। देखो पाइनियल ग्लैंड जो होता है ये मात्र एक हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन अगर हार्मोन सीक्रेट हो जाता है तो इसी की वजह से क्या होता है, ध्यान से देखेगा, ये 24 आवर डाययूरिनल जो होता है, स्लीप वेक साइकिल, ये सभी रेगुलेट करने के काम कौन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काम करता है कौन, तो ये पाइनियल ग्लैंड करता है। अब इसका ये मेन फंक्शन हो गया। इसके अलावा क्या करता है, तो ध्यान से देखो, इसके अलावा देखेगा तो ये फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको ये रेगुलेट करने के काम करता है। फिर इसके बाद डिफेंस, डिफेंस मतलब इम्यून सिस्टम, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में होता क्या, मेटाबॉलिज्म जिसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म एक साथ होता है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो ये पाइनियल ग्लैंड होता है। उसके बाद स्किन पर पिगमेंटेशन, इसमें भी कौन रोल प्ले करता है, तो ये पाइनियल ग्लैंड रोल प्ले करता है। अब इसके बाद देखो हाइपोथैलेमस। देखो
हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन के अनुसार समझना था, क्योंकि ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ये हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे है, लेकिन ये बहुत सारा फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करने के काम करता है। कैसे रेगुलेट करता है इसको समझो। देखो यहां से ये था, यहाँ पे ये कनेक्शन किसके द्वारा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम होता तो क्लियर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा अगर कनेक्ट हो जाता है तो इसका फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, लेकिन हार्मोन बनता कहाँ है, रिलीज कहाँ पे होता है, तो यहाँ से होता है, पर मेन कौन होता है, वो होता है। ठीक है, इसके बाद देखो गोनेड्स को, तो गोनेड्स में देखेगा तो यहाँ से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये रिलीज हो जाता है, इसको यहाँ पे मिलेगा। देखो ये GnRH जो होता है ये कहलाता क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये कहलाता है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इसको ध्यान रखेगा कि इनहिबिटिंग हार्मोन कौन होता है और रिलीजिंग हार्मोन कौन होता है। तो रिलीजिंग हार्मोन जो बाहर जाने के लिए बोल देता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन जो बाहर जाने के लिए रोक लगाता है। तो गोनेडोट्रोपिन्स यहाँ से क्या होता है, हार्मोन को रिलीज करने के लिए बोल देता है इसको। तो ये गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, यहाँ से। तो किसके वजह से, तो ये GnRH की वजह से।